This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट शुरू होते ही शूट अप कर गई एकदम से और हमने देखा कि 77 प्लस पे गए विद इन मिनट्स और 42,402 का लेवल आ गया। फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर नया पीक लिया इसने। उसके बाद देखते देखते 221 प्लस पे पहुंची, 42,545 का लेवल। उसके बाद जिग जैग होते होते नीचे आई प्लस 56 पे और अभी 160 प्लस पे खड़ी है और वॉल्यूम है 289 मिलियन। ये जो पॉजिटिविटी है उसकी बहुत बड़ी वजह जो समझ में आती है वो ये है कि आज आशूरा है, सॉरी 40वां है, चहलम है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि खुदा का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आई। आखिरी बुरी खबर शाह नूरानी की थी जो कि मोस्ट ईजीएस्ट पॉसिबल टारगेट था, पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल रिमोट एरिया में, और वहाँ सब लोग वैसे भी बैग लेके जाते हैं, उसको करना बड़ा आसान था, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ उस दौरान। उसके बाद ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद बड़े बड़े क्रैकडाउन किए हैं। 2-3 जो नॉन इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के काम करती हैं, उनको भी क्रैकडाउन कर दिया गया। तो इंशाअल्लाह आज का चहलम पुरअमन तरीके से मनाया जाएगा। इसमें सुन्नी शिया सब शामिल हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सबका काम बराबर है और मार्केट जो है अब माशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हिंगर कर रहा है, जो अभी तक हमारे गोरों को अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है। कल भी मेरी दुबई में बात हुई लोगों से, फंड मैनेजर्स वगैरह से, तो कहते जी ये पनामा लीक क्या है और इससे प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली को क्या होने वाला है। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैंने कहा आप मेरा 1 साल पुराना आप कोई शो देख ले, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि नवाज शरीफ फैमिली बेसिकली है बैंकक्रप्ट फैमिली, जिसका कर्जा जो है 10 बिलियन रुपीज़ है और जो जिसके टोटल असासे जो पाकिस्तान में हैं वो सिर्फ 6.6 बिलियन है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है। ये हम बचपन में सुनते थे कि कहा जाता था कि कारोबारी लोगों को सियासत से दूर रहना चाहिए, और यही गलती नवाज शरीफ फैमिली ने की और वो सियासत में शामिल हुए और उसके बाद उनका जो है बेनज़ीर ने उनको रगड़ा, मुशर्रफ ने उनको रगड़ा और उनका कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। उससे पहले भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की। नेशनलाइजेशन के बाद जब उनको फिर से फैक्ट्री मिली तो चलाने के लिए पैसे नहीं थे, फैक्ट्री का बहुत बुरा हाल था। तो उस दौरान उन्होंने 3.3 बिलियन कर्जे लिए तमाम बैंकों से और उसके बाद फिर बेनज़ीर आ गई, फिर वो डिसरप्शन आ गया, फिर मुशर्रफ ने इनको रगड़ दिया। ये जब सऊदी अरेबिया में होते थे तो मैं 1-2 दफ़ा इत्तफाक हुआ इन लोगों से, इंटरेक्शन का पता ये चला कि पूरा का पूरा ख़र्चा जो है सऊदी लोग उठा रहे हैं एज ए गेस्ट, स्टेट गेस्ट, और उसी दौरान जो है इनको शायद मिल बनाने के लिए भी कुछ कर्जे वर्जे दिए गए। बैंकों के पास आए थे, बैंकों ने मना कर दिया था, जिसमें मैं भी शामिल था। और ये जो खबर है कि ये इनके वालिद आफ्टर नेशनलाइजेशन कुछ पैसे लेके बाहर चले गए, अंडरस्टैंडेबल। वी नो ऑल बिग फैमिलीज़, आदम जी हो, ये हबीब हो, ये वली का हो, सब के सब जो बड़े बड़े फैमिलीज़ थे आफ्टर नेशनलाइजेशन ज़ाहिर है वो नाराज़ हुए और जो भी उनके पास बच्चा कुचा था वो लेके चले गए। कोई स्विट्ज़रलैंड गया, कोई अमेरिका गया, कोई दुबई गया। तो ये इस फैमिली ने दुबई शिफ्ट किया। उसके बाद वही पैसा आस्ते आस्ते वहाँ एक्सपेंड होता रहा। और गिविंग द फैक्ट कि पाकिस्तान में ये लोग बैंकक्रप्ट है और इनकी पूरी फैमिली जो एल्डर लोग जितने हैं, चाहे मरियम हो और शहबाज हो, ये हमज़ा हो, ये लोग गारंटर्स थे तमाम कर्ज़ों में। इसलिए अगर इनका कोई भी असासा दुनिया में कहीं भी पाया जाएगा उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। यही वजह हो सकती है कि दादा ने अपने पोते को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि शायद उस ज़माने में छोटा था जब ये कर्ज़े लिए जा रहे थे, और इस वजह से उसने पर्सनल गारंटी नहीं दी होगी। अगर आप एक दफ़ा कोई भी कर्ज़े की पर्सनल गारंटी दे दें तो आप बहुत बड़े मसले में फंस जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी का पूरा बाकी कोई सब डायरेक्टर अगर गरीब हैं और आप ही के पास असासे हैं तो सारे का सारा पैसा आपसे वसूला जाएगा। जब हम डेनवर ख़रीद रहे थे तो ये मसला मेरे सामने आया था। हमारे बाकी दोस्तों ने तो अनकंडीशनल गारंटी साइन कर दी। जब मुझे कहा गया कि आप भी अनकंडीशनल गारंटी साइन करें
तो हमने कहा कि मैं तो नहीं करता, क्योंकि हाँ करता हूँ, जहाँ तक कर्जा है अमाउंट लिखो इसके ऊपर। तो जो भी बैंक था वो बड़ा पहले नाराज़ हुआ, कहते नहीं जी आप सब अनकंडीशनल करते हैं। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल गलत करते हैं कि अनकंडीशनल गारंटी क्या होती है। क्या आप मेरे हर चीज़ को आप ख़रीद लेंगे, छीन लेंगे मुझसे? जितना आपका कर्जा है उसकी मैं गारंटी देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेना हो नहीं लो। डील रुकते रुकते रुकी, बच गई। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो अमाउंट था वही मैंने गारंटी की। उसके बाद हमने, जब मैं पाकिस्तान वापस आया, मैंने सारा का सारा कर्जा पे ऑफ कर दिया। तो ये है बैकग्राउंड जनाब, ये समझाया बहुत है। कल मैंने इसके ऊपर आज मैं लिंक्डइन पे भी बड़ा आर्टिकल लिखूंगा। आप लोगों को क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि नवाज शरीफ फैमिली इज़ बैंकरप्ट। इसकी कोई भी असास आपको कहीं भी नज़र आए, कोई बाईसाइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, तो आप हुकूमत ये कोर्ट को बता दें, कोर्ट उसको जाके जब्त कर लेगी। इस जो बड़े से घर में ये रहते हैं, ये इनकी माँ की है, और इसमें उनकी माँ ने कोई गारंटी नहीं दी थी, माँ ने गारंटी नहीं दी थी, छोटे बच्चों ने गारंटी नहीं दी थी। इसलिए ये दो सेफ़ हैं। जिस दिन माँ का आँख बंद होगा ये घर बिक जाएगा, क्योंकि फिर ये बटेगा बच्चों में और बच्चों की ज़्यादा जब्त हो जाएगी। तो दिस फैमिली इज़ इन फाइनेंशियल ट्रबल। इन फैक्ट नाज़रीन, दुनिया भर की सिचुएशन ये है कि डॉ का जो एशिया डाउ था 11 प्लस था, नीके में 138 प्लस, हैंसेंग 13.5 प्लस, शंघाई 25 प्लस, सेंसेक्स 336 प्लस, सिंगापुर 13 माइनस, सॉरी सेंसेक्स 336 माइनस है। और अभी जो यूरोपियन मार्केट खुली हुई है उसमें फुट्सी 17 प्लस, डैक्स 15 प्लस, कैक 9.8 प्लस, आईबेक्स 95 प्लस माइनस, सॉरी। तो ये है आज के हालात और ये सिचुएशन। इसलिए आपसे ये कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल ये पनामा गेट वाले मामले से बिल्कुल ना घबराएं। देयर इज़ नो वे दैट प्राइम मिनिस्टर कैन बी रोप्ड इन एंड हिज प्राइम मिनिस्टरशिप गो और एनीथिंग लाइक दैट। ये बिल्कुल फजल आउट हो गया। हामिद खान साहब ने हार मान ली और अब ये बाबर अवान क्या कर लेंगे जब फैक्ट्स नहीं हैं। अगर फैक्ट हो आपके पास सॉलिड, तो आप जो है एक छोटे से छोटे वकील को भी भेज दें। कोर्ट तो फैक्ट को देखती है, किसी की अवान और ये तो नहीं देखती, शक्ल नहीं देखती है। फैक्ट है ही नहीं तो कहाँ से साबित करेंगे। इमरान खान साहब के चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। और ये मामला तो गया, अब आइंदा कोई दूसरा क्राइसिस आएगा तो हम देख लेंगे। आज की जो बड़ी खबर है, नेशनल डेट लाइबिलिटीज़ क्रॉसेस ₹2.2 ट्रिलियन। मनी मार्केट में बैंक बोरिंग डिक्लाइंस, एशिया शेयर शेकी एज ट्रम्प बेट्स कीप इमर्जिंग मार्केट प्रेशर्ड। ट्रम्प जो है कह रहा है कि जो मैंने पहले कहा था वो इसी पे अमल करूँगा। और वो जो कैबिनेट लेके आ रहा है उसमें एक तो बहुत अच्छा नाम आ गया है मिट रोमनी का, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे इससे पहले इलेक्शन में। और वो इज़ ए वेरी स्मार्ट गाय एंड उसको वो पहले बहुत बड़े क्रिटिक थे ट्रम्प के, लेकिन अब वो आए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शायद बनाने की उनकी बात चल रही है। इसी तरह एक जो जनरल साहब को एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लाने की कोशिश की जा रही है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छे और भले आदमी लगे। कल उनका इंटरव्यू CNN पे सुना ज़करिया के शो में। उस पर वो कहते हैं कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है यहाँ पे एक मार्शल प्लान लाने की ज़रूरत है। मार्शल प्लान उस प्लान को कहा जाता है जो US ने यूरोप के लिए लाया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। उन्हें कहा ये ख़ित्ता तबाह हो चुका है, इनको मदद की जाए, ना कि इनको मज़ीद मारा जाए। तो फ्लिंट साहब जो हैं उनका ये कहना है, और ये बात उन्होंने 2015 में कही थी और उसी वक्त शायद उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है मार कटाई करने की, आपको इनफैक्ट अरबों को मदद करना चाहिए। वहाँ गुर्बत है, परेशानी है, लोग परेशान हैं। इजिप्ट में, यमन में, सीरिया में, इराक़ में उनकी माली मदद की जाए, उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाए ताकि वहाँ इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। और अरबों में जो ये गुस्सा है, गम गुस्सा है, और उसमें इस्लाम का नाम इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि है मुसलमान, हालांकि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बेसिकली वहाँ पे एक सोशल अनरेस्ट है। और जब वो कोई भी मुर्सी अगर इजिप्ट का है, सोशल अनरेस्ट है और वो अवाम में से उठ के आया है, तो जाहिर है वो अगर इस्लामी टाइप का आदमी है तो कहते हैं कि इस्लामी रेवोल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली सोशल रेवोल्यूशन है। गुर्बत के ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ है। अगर फ़लस्तीन में हमास या उस तरह के लोग जीतते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमास फ़लस्तीनी लोगों को
हॉस्पिटल देता है, एजुकेशन देता है, खाना देता है, और गुर्बत जो वहाँ बेइंतहा फ़लस्तीन में है उसको किसी हद तक कम करता है। तो उसको आपको मज़ीद मदद करना चाहिए, ना कि हमास को आप मारें, ना कि आप मोर्सी की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर दें। ये सारे मामला गलत हैं। यमन में जो सबसे बड़ी आबादी और जो मेन आबाद इलाके, जो ऊँचे इलाके हैं जहाँ पे ज़राअत होती है, जहाँ पे आबादी है, वो सारे जो है वहाँ पे कौम है हुती, जिनका इत्तफाक से ज़ैदी मज़हब है। ज़ैदी मज़हब में मंशियात वगैरह के कंजम्पशन की इजाज़त दी गई है। एक्चुअली वो शिया मज़हब भी नहीं है, एक अलग ही मज़हब है, लेकिन थोड़ा सा शिया से मिलता जुलता है, इसलिए उसको ईरान से लिंक करके इसको आप मार रहे हैं। मेन आबादी वही है, सबसे ज़्यादा आबादी वही है। बाकी जो ये अदन शदन, ये मकुला शकुला है, ये तो बिल्कुल खाली पड़े हुए जंगल, रेत के पहाड़ है, सूखे साखे, थोड़ी बहुत वहाँ आबादी है। तो व्हाट मैटर्स इज़ द हाईलैंड्स ऑफ यमन। वहाँ जो कौम आबाद है इत्तेफाक से होती है, और उनका सबसे फेवरेट काम है हमारे जैसे वो पान जैसी चीज़ वो खाते हैं, कथ, जिससे उनको थोड़ा सा नशा रहता है, और ज़ैदी मज़हब में उसकी इजाज़त है। और सऊदी कहते हैं मारो इनको। क्यों मारो भाई? और क्यों आप उनके जिजान प्रोविंस पे कब्ज़ा कर रहे हो? कि आपने क्यों आपने उनके और इलाक़ों पे कब्ज़ा किया? उनको छोड़ें आप और लेट दम लिव इन पीस। तो ये फ्लिंट साहब की बात अच्छी लगी। और इस तरह से जो अब कैबिनेट आ रही है ट्रम्प की, वो बेहतरी होगी। कुछ अच्छे लोग भी आए, माइक पेंस मौजूद हैं। तो लेकिन मार्केट जो है अभी भी उससे घबरा रही है, क्योंकि उसकी जो बेसिक पॉइंट्स है वो कहते हैं अमेरिका को ग्रेड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं जो लोगों को इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाऊं। तो उससे जाहिर है कि चाइना को बड़ा नुकसान होगा, कोरिया को नुकसान होगा, जापान को नुकसान होगा, इंडिया को नुकसान होगा, ताइवान को नुकसान होगा, और जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत अफेक्टेड होगा। लेकिन उसको अगर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बचानी है, फिर से वहाँ कपड़े बनने हैं, तो ज़रूरी है कि वो ड्यूटी लगाए। अगर वहाँ स्टील बनना है, स्टील मिल बनना है, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे वो ड्यूटी लगाए। अगर वहाँ पे कोल का काम होना है तो ज़रूरी है कि वो ड्यूटी लगाए। अगर गाड़ी की कंपनियों को मैक्सिको जाने से रोकना है तो ज़रूर वो ड्यूटी लगाए। और उसने कहा कि जो गाड़ी की कंपनी शिफ्ट होगी अमेरिका से मैक्सिको, वहाँ से वही गाड़ी बना के भेजेगी या पार्ट्स बना के भेजेगी, उसके ऊपर मैं 35% ड्यूटी लगाऊंगा। ये सुनते ही फोर्ड कंपनी जो एक प्लांट को शिफ्ट करना चाह रही थी मैक्सिको, फ़ौरन रुक गई। और जो बड़े फोर्ड साहब हैं, फोर्ड साहब के बेटे जो कि डे टू डे मैनेजमेंट में शामिल नहीं हैं, उसको ट्रम्प ने फ़ोन कर दिया। उसने कहा जा भाई, मुझे तो पता ही नहीं था ये नीचे नीचे क्या क्या हो रहा है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, क्यों हमारी फैक्ट्रियाँ मैक्सिको शिफ्ट हो रही हैं? नहीं होगी। अब वो प्लांट जाने से रुक गया। इसी तरह कतरे कतरे दरिया बनता है। अगर ये प्लांट के शिफ्टिंग रुके तो अमेरिका में फिर से जो है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, जो कि कंसर्न है वहाँ के ज़्यादातर लोगों का। अगर बिल गेट्स अमीर है तो आम आदमी को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर माइक्रोसॉफ्ट का मालिक अमीर है तो उससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एप्पल का शेयर बहुत महंगा बिक रहा है तो आम आदमी को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ट्विटर का शेयर बहुत महंगा बिक रहा है तो उनके चंद मालिकों का उसमें फ़ायदा है, आम आदमी का तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ट्विटर कितनी जॉब देता है अमेरिका में और कितनी जॉब देता है बाहर? एप्पल कितनी जॉब देता है अमेरिका में, कितनी जॉब देता है बाहर? माइक्रोसॉफ्ट सारा अपना प्रोग्रामिंग वगैरह इंडिया में करवाता है, बल्कि इंडिया से इंपोर्ट भी करता है लोगों को H-2 वीज़े पे, और उनको 4-4 साल 5-5 साल के दर रखता है। तो ये चीज़ें जो हैं अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट कर रही है। और उसमें वाइट की बात नहीं है, गोरे की बात नहीं है, मुसलमान और क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है। अभी एक सर्वे आया, उसके में पता चला कि सबसे ज़्यादा इजाफा जो हुआ है रिपब्लिकन वोट में ओवर द लास्ट इलेक्शन, वो है एशियंस का 11% इजाफा हुआ, गोरों का इजाफा 1% है, और ये जो हिस्पैनिक हैं और ब्लैक हैं उनका किसी 7 और 9% इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि एशियन, ब्लैक्स, हिस्पैनिक भी इन तमाम मामलात में अफेक्टेड हैं। अब वो ट्रम्प में एक उम्मीद देखते हैं। और मज़हब इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई मसला नहीं है, इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है ट्रम्प। वो सिर्फ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं दाइश जैसे उनके ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ हम भी हैं। जो अभी हमला हुआ शाह नूरानी में, जहाँ गरीब तरीन कराची के लोग मारे गए, उनका एक वाहिद तफरी और उसका रूहानी खुशी का ज़रिया ख़त्म कर दिया गया, वो दाइश इन्वॉल्व था। इससे पहले जो कोयटे में हमारे बच्चों को मारा उन्होंने, पुलिस वालों को, उसमें भी दाइश इन्वॉल्व था। तो हमको दाइश से क्या हमदर्दी है?
ख़त्म कर दे ट्रम्प दाइश को, एकदम से ख़त्म कर दे। जो मारना है, जितना बम मारना है मारे, एटम बम मारना है मारे, ख़त्म करे इस खलफशार को। आइए क्लब से बात करें। अस्सलाम तारिक साहब, जनाब। लियाकत अली हियर डॉक्टर साहब, वेलकम शो साहब। थैंक सर। ये फ्लाइंग सीमेंट के मुतालिक कुछ बताएंगे आप? इसकी बैलेंस शीट तो बड़ी साफ सुथरी है, मैंने देखी सर आपने ली हुई है? सर ये छोटी सी सीमेंट कंपनी है। सीमेंट कंपनी के बारे में आपको मैं कहता चलूँ कि आप लोग जिसके पास भी सीमेंट की कंपनी है, अगले 30-40 साल तक इसको ना बेचना, क्योंकि इनका फ्यूचर बेहतर से बेहतर ही होता चला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि सीपेक की वजह से कितने डिमांड बढ़ गया है। कहीं पे न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, कहीं पे कोल प्लांट बन रहा है। सिर्फ कराची के हदूद में अगर आप घूमें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। पोर्ट कासिम पे 2 बड़ी बड़ी कोल बेस्ड 660 ईच का प्लांट लग रहा है सीपेक के पैसे से। वहीं पे लकी 660 मेगावाट का दूसरा कोल बेस्ड प्लांट लगा रहा है जो थर का कोल इस्तेमाल करेगा। अगर आप इधर चले जाएँ हॉक्स बे की तरफ, 2 बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लग रहे हैं सीपेक के पैसे से 330 ईच का। सब में सीमेंट, लोहा, हर चीज़ इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे यहाँ भी ज़बरदस्त डिमांड है। रोड हुशाब से लेके कोयटा का रोड तैयार हो गया। नाउ यू कैन ट्रैवल फ्रॉम कोयटा टू गवादर इन 1 डे कंपेयर टू 5 डेज़ इन द पास्ट। तो ये काम हो रहा है। थोड़ी बहुत जो वो फौजियों ने कहा कि बलोची आते हैं गोली चला के भाग जाते हैं, लड़ते नहीं हैं। जबकि फाटा में जो दूसरे लोग लड़ते थे तो लड़ते थे। तो ये गोली चला के भागने से कोई दुनिया में कुछ होता नहीं है, ना कोई आज़ादी मिलती है, ना कोई रोड बनना रुकता है। बन गया रोड और उस पर ट्रैवलिंग भी शुरू हो गई, बसें भी चलना शुरू हो गई हैं। तो ये रुकता नहीं है, काम जारी है। तो डिमांड पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है। साथ साथ जब ये इंडिया में तमाम ख़त्म हो जाएंगी सीमेंट फैक्ट्रीज़, तो यहाँ से लेके बांग्लादेश तक, उधर श्रीलंका तक, उधर गल्फ़ में सब जगह हम सीमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये लकी अगर आज 15-16 का है तो 150-200 का हो जाएगा। बेचना कोई भी सीमेंट की कंपनी आपको नहीं है अगले 50 साल तक। आज यहाँ आप लोगों को छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, 107 प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई है। 42,432 का लेवल। एक्सलेंट क्लोजिंग फॉर द डे व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग चहलम। और चहलम की वजह से मोबाइल फ़ोन्स बंद है। एक अजीब डिप्रेशन का आलम है। PTCL चल रहा है और बड़े मुश्किल से कॉल भी लग रही है, इसीलिए कॉल्स नहीं आ रही हैं। नाज़रीन, ये जो बातें मैंने शुरू में नवाज़ शरीफ के बारे में कही, यही एक बड़े महफिल में मैंने बयान कर दिया। और वहाँ बहुत सारे लोग थे जो बड़ा मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप जो है, लगता है कि नवाज़ शरीफ हुकूमत ज्वाइन करने वाले हैं, कि आप जिस तरह के उनको डिफेंड करें ऐसा तो उनका कोई मिनिस्टर भी नहीं कर रहा है। फिर उस पर मैंने शुरू किया अपनी शिकायत का मम्मा। मैंने कहा नवाज़ शरीफ या अभी जो रूलिंग क्लास है, जिसमें मैं पीपल्स पार्टी को भी शामिल करता हूँ, बहुत सारी पॉलिसी उनकी चली आ रही है, उनको जिस तरह से मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ कोई नहीं करता है। और इंडीड डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पास ऑफ़र्स आई हैं, लेकिन मैंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। उसी तरह जैसे मेरे अब्बा बहुत सारे ऑफ़र्स को रिफ्यूज़ करते थे। हम लोग गुर्बत में, गरीबी में नाम पैदा करना जानते हैं और उसको बेहतर समझते हैं, बजाय कि कोई गवर्नमेंट का लेके बैठ जाए। अल्लाह ने इतना तो दिया है कि बहुत सादे तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं, इससे ज़्यादा लेके क्या करेंगे क्या। तो मैंने फिर जब शुरू किया अपना कंप्लेन, तो वो बड़े उसमें गरीब भी काफ़ी लोग थे, बहुत लोअर लेवल के भी लोग थे। उनकी आंखें खुली की रह गई या उनको यकीन ही नहीं आ रहा था मेरी बात पे। वो कह रहे थे आप साबित करें। मैंने कहा साबित क्या करना है, आप जाएं अपने बच्चों से पूछें कि लगाओ अली बाबा पे जाके पूछो कि वाइट शुगर एक्स कराची कितने का पहुँचा के दोगे। 37 रुपये का ऑफ़र आ जाएगा आपके पास। आप लिखो गूगल पे कि हमें अच्छी क्वालिटी का वीट चाहिए, कराची पहुंचा के कितने का दोगे, 17 रुपये का रेट आ जाएगा। दूध के लिए आप लिखो कि हमें दूध चाहिए, खुश्क दूध पर लीटर का हिसाब उसका होता है, कितने का पहुंचाओगे कराची, 15 रुपये का रेट आ जाएगा। मेरे कहने से क्या होता है, मैं झूठ बोल दूंगा तो क्या बात सही हो जाएगी? मैं 50 दफ़ा झूठ बोलूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इतने सारे एंकर दिन भर झूठ बोलते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मैं फैक्ट बयान करता हूँ। फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं इस मुल्क में जहाँ
45% बच्चे स्टंट हो जाते हैं, जिनको दूध नहीं मिलता, उनको 15 रुपये पे दूध क्यों नहीं मिलता। तो मैंने कहा ये हुक्मरान जालिम है, इनको आखिरत का खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तो गरीब बच्चों को 15 रुपये का दूध दिलवा देते, रोकते नहीं। अगर अल्लाह का खौफ होता तो 4.5 करोड़ लोग यहाँ भूख से नहीं मरते। उनको आटा दिलवा देता 20 रुपये का और चीनी दिलवा देता 40 रुपये का, लेकिन नहीं दिलवाते। मैंने कहा मुझसे बड़ा क्रिटिक भी कोई नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के फैक्ट को क्या मैं बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता हूँ। और इतनी प्रोसीडिंग हो रही, लाहौर हाई कोर्ट का कोई जिक्र ही नहीं आया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हो रही पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में पूछना था जनाब, इस पे काम जारी है। मैं देख के आया हूँ कुछ दिन पहले, और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड रिफाइनरी है, नेक्स्ट टू द सी, एंड ये अपोजिट गल्फ क्लब ऑफ कराची। और काम इस पे जारी है मॉडर्नाइजेशन का। ये बहुत पुराना प्लांट है, बहुत ही इसकी जो प्रोसेसिंग थी बहुत ही क्रूड एंड वेरी ओल्ड थी, उसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। एमोसाइज क्या क्या मुझे नाम भी नहीं आता। बहरहाल वही क्रूड को पहले वो अगर 4 प्रोडक्ट बनाते तो वो 12 प्रोडक्ट बनेगा, वैल्यू एडेड बनेगा। उसके लिए आप लोगों से उन्होंने पैसे लिए, 1 शेयर के बदले 8 राइट दिया आपको। साथ साथ जो है वो 3 बिलियन बैंकों से कर्जे लिए, पाकिस्तानी बैंकों से। अब बाहर के बैंकों से भी उनको पैसे लेने की ज़रूरत पड़ रही है, उसके लिए वो कोशिश करें। और ये जब प्लांट तैयार हो जाएगा तो ये 43 का शेयर नहीं रहेगा, ये भी इंशाल्लाह 150 तक का हो जाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर रियाज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जनरल टायर के बारे में पूछना था कि फीचर में सर उसका। माशाल्लाह देखिए, गाड़ी बिक रही है तो टायर भी बिक रहा है, बैटरी भी बिक रही है, सब चीज़ बिक रही है। आपकी मईशत माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी ये। और जनरल टायर इज़ डूइंग क्वाइट गुड। जिस रेट पे मैंने इसको शुरू में देखा, आज अगर जिन लोगों ने शुरू में ले लिया होता आज तो बड़े पैसे वाले हो जाते। और दिस इज़ द कहानी फॉर ऑल शेयर्स। कोई भी शेयर रियाज साहब उठा के आप देख लें, 5 साल पहले उसका रेट और आज का रेट, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक ज़ीरो में गड़बड़ आ गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ये रेट देखो तो मैग्नीफाइंग ग्लास ज़रूर रख लो, क्योंकि जवान आदमी भी जब देखता है इतने छोटे छोटे प्रिंट में, कभी कभी उसकी आँख में चुंदिया जाती है और वो एक ज़ीरो कम या ज़्यादा देख लेता है। तो अक्सर शेयर को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे आँख में कमज़ोरी आ गई है। फिर किसी और से भी कंफर्म कराता हूँ तो देखता हूँ वाकई सही है। तो बहुत उम्दा शेयर है और टायर की ज़रूरत है मुल्क में। गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो रही हैं। अभी रेनॉल्ट ने ऐलान कर दिया है वो 18 में आ जाएगा। ऑडी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अपनी गाड़ी यहीं बनाएगा। उसके लिए कोरंगी मेरा इलाका है, वहीं पे उन्होंने ज़मीन ले ली है। आई थिंक कोरंगी क्रीक का जो इंडस्ट्रियल उसमें लिया है। कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल एक नया एरिया बना है, वहाँ बड़ी हाई क्वालिटी की इंटरनेशनल कंपनीज़ वगैरह आ रही हैं और उसके लिए एक्सेस के लिए काफ़ी रोड वोड भी ठीक किया जा रहा है। और एक और शायद प्लान ये भी है कि उसको लिंक कर दिया जाए डिफेंस के इलाके गल्फ़ क्लब से। तो आप इसको बिल्कुल आराम से बैठे रहें। यहाँ साहब, आपका मुल्क माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। अल्लाह की इस पर मेहरबानी आ गई है और ये मेहरबानी हमारे फ़ौजियों की कुर्बानी की वजह से आई है। अमन अमान हो गया। अब तेज़ी से इंशाल्लाह तरक्की करते करते हम एक बहुत जल्द इकनॉमिक सुपर पावर बनेंगे। पाकिस्तान भी एक मुल्क हो जाएगा जिसको दुनिया देखेगी। जैसे अभी फ़ौजी ताकत के हिसाब से हमें मानती है कि 7वां बड़ा, एटॉमिक पावर के हिसाब से मानती है 7वां बड़ा, आबादी के लिहाज से मानती है 7वां बड़ा, अंग्रेज़ी बोलने वालों में 6ठा बड़ा। तो अब ये इंशाल्लाह इकनॉमिक स्टेटस में भी 6ठा 7वां हो जाएगा दुनिया में इंशाल्लाह। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैंने तो इन्वेस्टमेंट आपका प्रोग्राम देख के स्टार्ट की है। बहुत अच्छा जी, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। मुझे लोड्स लिमिटेड जो है उसके बारे में पता करना था। लोड्स जो है बड़ा 60 तक चला गया और उसके बाद बोनस वगैरह देके फिर 58 पे आया और आज अपर लॉक पे है। इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रही थी। जी लोड्स जो है अभी जैसे हमने टायर की बात की, अब सब रिलेटेड हैं। अगर गाड़ियाँ बढ़ रही हैं तो जाहिर है लोड्स बनाता है साइलेंसर और क्या कहते हैं उसको, रेडिएटर। तो इसकी भी डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, सॉरी साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, सब में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इनकी डिमांड बढ़ रही है और इन्होंने IPO किया। और मैंने लोगों से ये कहा था कि जैसा कि पिछले 3
IPO में हुआ, शाहीर और हाईटेक और ये अमरेली में, कि शेयर ओवर वैल्यूड हो गया, शुरू में बहुत हाई लेवल पे खुल गया, बाद में गिर गया। तो इस बेसिस पे मैंने कहा था कि ये शायद जो 34 का रेट मांग रहे हैं ये ज़्यादा है, ये गिर जाएगा शायद। लेकिन मेरी ये बात गलत साबित हुई कि हालात बदल गए, पहले 3 आए थे, उसके बड़े गैप के बाद ये आया, तो ये जो है मुसलसल बढ़ता ही गया, फिर उन्होंने बोनस भी दे दिया और ये भी हो गया। तो माशाल्लाह शेयर इज़ डूइंग वेल और इनका फ्यूचर बड़ा